हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 7 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है अकबर। बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है एक शासक की, एक रूलर की, जिन्होंने सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि अपनी समझदारी और इंसाफ से भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी और मशहूर हो गए। तो यस, इनका नाम है अकबर, अकबर द ग्रेट। बच्चों, कहानी शुरू होती है जब अकबर 13 साल के थे। तो एक एक्सीडेंट में उनके पापा हुमायूं की डेथ हो जाती है और अब वो एक छोटा सा बच्चा जिसकी खुद अभी तक खेलने की कूदने की उम्र थी, अब उसे बिठा दिया जाता है मुगल गद्दी पर, यानी कि उसे एक साम्राज्य का एम्परर बना दिया जाता है। लेकिन चिंता मत करो, उनके साथ एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही कैपेबल गार्डियन था जिसका नाम था बैराम खान। बैराम खान ने ना ही सिर्फ अकबर को संभाला बल्कि उसकी मदद की दुश्मनों से लड़ने में। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। 1556 में एक अफगान जनरल हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दोनों सेनाएं मिली पानीपत में और अब हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर छोटा सा अकबर बैटलफील्ड में तो नहीं था, लेकिन उसकी सेना ने जंग जीत ली थी और मुगल गद्दी बच गई थी। जैसे जैसे अकबर बड़ा होता गया, उसने अपने राज्य को मजबूत किया, आसपास के राजपूत राजाओं के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनकी बेटियों से शादी करके इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उसके बाद कई वीर, राजपूत वीर जैसे कि राजा मानसिंह, उनके वफादार सैनिकों में शामिल हुए। लेकिन सब कुछ इतना खास नहीं था। राजा उदय सिंह और उनके बेटे राणा प्रताप सिंह ने मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया और फिर हुई चित्तौड़ और हल्दी घाटी की लड़ाई, जहां पर वैसे तो मुगल जीत गए, लेकिन राजपूतों की वीरता और उनकी कुर्बानी इतिहास में अमर हो गई। अकबर ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाया था। जैसे कि उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम, जहां पर ऑफिसर्स को रैंक दिए जाते थे और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था। वहीं पर टोडरमल ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम, जहां पर खेती और टैक्स की जो व्यवस्था थी उसको एक बेहतरीन रास्ता दिया था, बहुत ही बेहतरीन बना दिया था। लेकिन सबसे खास बात, अकबर ने धर्म के लिए सहनशीलता दिखाई और उन्होंने जिक्सा टैक्स को ख़त्म कर दिया। वहीं पर उन्होंने हर किसी को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी दी और साथ ही साथ एक इबादत खाना बनाया जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मिलकर धर्म पर बातचीत किया करते थे। उसके बाद उन्होंने एक नया पंथ बनाया जिसे बुलाया गया दीन-ए इलाही, जिसका मकसद था हर धर्म को एकता के धागे से जोड़ना। तो कल्चर के मैदान में भी अकबर पीछे नहीं थे। उनके कोर्ट में थे 9 रत्न, जिन्हें बुलाया जाता है नवरत्न, जिनमें से बीरबल जो अपनी बुद्धि से लोगों को हंसाते थे, तानसेन जो सुरों के मालिक थे, वैसे ही अबू फजल और फैज़ी जैसे विद्वान भी उनके कोर्ट में शामिल थे। तो बस ऐसा ही था। साथ ही साथ उन्होंने फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट जैसे बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जिनको देखकर आज भी उनकी याद ताज़ा की जा सकती है। तो बस बच्चों, यही थी आज की हमारी कहानी, जहां पर हमने देखा कि कैसे एक 13 साल का बच्चा इंडिया का एक महान शासक बना, जहां पर उन्होंने सिर्फ तलवार का यूज़ नहीं किया बल्कि अपनी बुद्धि का, अपनी सहनशीलता का भी परिचय दिया। तो अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, हर एक हेडिंग के अंडर समझेंगे कि क्या पॉइंट्स आएंगे और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ क्या लिखोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। चलिए, अगर आप इनका पूरा एरा देखो कि कब से कब तक इन्होंने रूल किया, सो इट वाज फ्रॉम 1556 जब इनके फादर हुमायूं की डेथ हुई थी, तब से लेकर 1605 तक, तो बेसिकली 50 साल तक इन्होंने रूल किया। तो इस समय में 13 साल का बच्चा 1665 तक, मतलब ये जो 50 साल का पूरा टाइम पीरियड था, इसमें उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि इन्हें मेडिवल एरा का एक बहुत ही ग्रेट रूलर माना जाता है।
नाउ द अकबर, अब अकबर क्या था कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया। अब हम इनकी अब फोकस कर रहे हैं हम सिर्फ इनकी अर्ली लाइफ, इनके चैलेंजेस और ये कैसे पावर में आए। तो जैसे हमें पता है कि 15 साल बाद जब हुमायूं एग्जाइल से वापस आए थे और उन्होंने वापस से दिल्ली का थ्रोन लिया था, तो दैट ऑल हैपेंड इन 1555, राइट। 1555 में मुग़ल रूल री एस्टैब्लिश हुआ था। 1556 में वो एक्सीडेंटली अपनी लाइब्रेरी की स्टेज से गिरकर उनकी डेथ हो गई और तब उनका बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का था और 13 साल की उम्र में ही उसे बना दिया गया मुग़ल एम्पायर का मुग़ल एम्परर। अब क्या था, अकबर मुग़ल एम्परर तो बन चुके थे, लेकिन अकबर का रीन 50 साल तक चला, फ्रॉम 1556 टू 1605 CE। सो ही established himself as the greatest ruler of the medieval India। और जो भी इमीडिएट सपोर्ट थी इट केम फ्रॉम द बैराम खान। तो बैराम खान जो था वो हुमायूं का एक बहुत ही फेथफुल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जनरल था। तो 13 साल का बच्चा जो एक्सपीरियंस्ड नहीं था और बहुत छोटा था, अपने खेलने कूदने की उम्र में था, उसका हाथ थामा बैरम खान ने। बैरम खान ने उसकी जगह, अब वो एक रेजेंट बना, तो बेसिकली उसने अकबर की जगह अकबर के बिहाफ पर पूरा का पूरा एम्पायर चलाया। सो बैरम खान बिकेम द अकबर रेजेंट्स यानी कि गार्डियन एंड ही मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर एंड दिस थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी भी ना ये जो पूरा एम्पायर था इनका, मुग़ल एम्पायर जो था वो अभी भी इनसिक्योर और अनस्टेबल था। तो इसलिए यहाँ पर अकबर क्योंकि माइनर थे, तो ये जो पूरी लड़ाइयाँ उनके बिहाफ पर लड़ी गई थी वो बैरम खान ने ही लड़ी थी। तो सबसे पहले अर्ली चैलेंजेस ये थे कि मुग़ल थ्रोन जो था वो अनस्टेबल था, इनसिक्योर था और बहुत सारे एनिमीज़ थे जो हर तरफ से इनको घेरे हुए थे, जैसे कि आदिल शाह। तो शेर शाह याद है ना, तो हुमायूं की पूरी जंग याद है ना, इधर से उधर को घूम रहे थे और शेर शाह के साथ लड़ रहे थे। तो एग्जैक्टली इन्हीं का नेफ्यू आदिल शाह, उनका एम था कि वो कैप्चर करेगा दिल्ली को। तो ही वांटेड टू री एस्टैब्लिश द अफगान रूल इन दिल्ली। अब राजपूत जो थे वो भी पावरफुल थे और वो भी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम मुगल्स को इंडिया से बाहर निकाल दें। देन काबुल वॉज अंडर द अकबर्स जो अकबर का हाफ ब्रदर था उसके अंडर काबुल था और उसने खुद को वहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। तो मतलब ये था कि ये जो पूरा दिल्ली का थ्रोन था ना, ये चारों तरफ से एनिमीज से घिरा हुआ था। अब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया पूरी की तरफ पूरा डिवाइडेड था। एक तरफ अफ़गान जो थे वो रीग्रुप हो रहे थे, राजपूतों की रेजिस्टेंस थी और काबुल सेपरेट हो चुका था इंडिया से। तो मुगल्स दे वर फेसिंग डेंजर इनसाइड एंड आउट। तो अब यहाँ पर ना ये 3 रिंग ऑफ फायर की तरह है जो हर तरफ इनके फैला हुआ था। अब बात करते हैं हेमूज राइज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो याद करो इस एरा से, मतलब इस समय से 30 साल पहले यहीं पर पानीपत में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। किसने लड़ी थी याद करो, अकबर के दादाजी ने यानी कि बाबर ने। किससे लड़ी थी? इब्राहिम लोदी से लड़ी थी। तो 1556 CE में हेमू जो कि चीफ मिनिस्टर और जनरल था आदिल शाह का, यानी कि अफ़गान रूलर का चीफ मिनिस्टर था, उसने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया और ख़ुद को वहाँ का रूलर डिक्लेयर कर दिया। अब वो एक मिलिट्री जीनियस था और साथ ही साथ उसकी जो अफ़गान फोर्सेस थी ना वो सारी उसके अंडर थी और वो सब मुग़ल से बहुत सुपीरियर थी। बैरम खान ने सोचा कि अब ऐसे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई तो हम करेंगे, हम अपना हक तो लेकर रहेंगे। तो यहाँ पर बैरम खान ने चैलेंज किया अफ़गान्स को ऑन द बिहाफ ऑफ एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था अकबर। अब यहाँ पर लड़ाई हुई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई सेम जगह पर जहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और बैरम खान इतना पावरफुल था, इतना इंटेलिजेंट था और इतना मिलिट्री जीनियस था कि उसने अफ़गान आर्मी को हरा दिया, यानी कि हेमू को हरा दिया। और अब क्या था, अफ़गान्स ख़त्म हो चुके थे और वापस से दिल्ली का थ्रोन अकबर के पास आ चुका था। अब यहाँ पर
मुगल्स जो थे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, क्योंकि अब वो जो अफ़गान्स वाला खतरा था ना, ये जो 3 रिंग्स ऑफ फायर थे जिनमें से पहले थे अफ़गान्स, वो ख़त्म हो चुके थे। सो पानीपत बिकेम द टर्निंग पॉइंट फॉर द सेकेंड टाइम इन द मुगल हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द आउटकम ऑफ द बैटल। तो बैटल का आउटकम क्या था कि हेमू जो था वो डिफीट हो गया, उसको मार दिया गया। मुगल अंडर द अकबर विद बैरम खान्स लीडरशिप अचीव द डिसाइसिव विक्ट्री। और उसके बाद इस बैटल ने अफ़गान की पावर को परमानेंटली क्रश कर दिया एंड रिमूव द थ्रेट ऑन अकबर्स थ्रोन, राइट। और अब नॉर्थ इंडिया में मुगल पावर जो थी या मुगल रूल जो था, अब वो कंसोलिडेट हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बैरम खान्स रेजेंसी, बेसिकली ही वाज द गार्डियन ऑफ हुम, अकबर। तो बैरम खान का जो रूल था वो 1556 से 1560 तक चला। तो यानी कि जब अकबर 13 साल के थे तब से जब अकबर 18 साल के हुए, तो इन 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए बैरम खान का रूल चला। और उसके बाद 18 साल के होते ही अकबर ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। तो for 4 years बैरम खान managed the empire on the Akbar's behalf and he was known to be very experienced and capable। उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया मुग़ल के कंट्रोल को। उसने ग्वालियर, अजमेर और जयपुर, इन सब को कॉन्कर कर लिया। तो किसको कॉन्कर किया था बैरम खान ने? गज को, ग्वालियर, अजमेर और जयपुर को। अब क्या था, अब अकबर का जो यूथफुल इंटरेस्ट था, बेसिकली जब सारा कामकाज सब उनके अकबर की तरफ से, अकबर के बिहाफ पे, जब तक बैरम खान उस पूरे एम्पायर को चला रहे थे, तब तक अकबर जो थे वो एकदम इंजॉय करते थे, पूरा रॉयल तरीके से रहते थे, पोलो खेलते थे, हंटिंग करते थे और कैमल राइडिंग का मज़ा लेते थे। अब यहाँ पर बैरम खान पॉलिटिकल, मिलिट्री मैटर्स सब कुछ हैंडल कर रहे थे। अब अकबर ने 1560 CE में बैरम खान से सारा कंट्रोल ले लिया एट द एज ऑफ 18 एंड अकबर एज्यूम द फुल कंट्रोल, और उन्होंने बैरम खान को डिसमिस कर दिया। सो ही टुक द एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी ओवर द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो 18 साल के होते ही उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इन्होंने सोचा, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अब अकबर का क्या था, इन्होंने सोचा कि अब मुझे ना एक्सपैंड करना है, बेसिकली पूरे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रूल के अंडर लाना है, पूरा इंडिया कॉन्कर करना है। तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन। इनका एम था कि पूरी कंट्री को मुगल कंट्रोल के अंडर लेकर आना। अब यहाँ से शुरू होती हैं इनकी कॉन्क्वेस्ट। सो सबसे पहला था सेंट्रल इंडिया का कॉन्क्वेस्ट, जहाँ पर मालवा को इन्होंने जीता इन 1561 CE, मतलब 1560 में इन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया बैरम खान से, और 1561 में इन्होंने मालवा के ऊपर जीत हासिल की। सो इट वॉज रूल्ड बाय बाज बहादुर। इन्होंने इस एरिया को एनेक्स्चर किया और बाल बहादुर को बाद में लेटर गिवन अ पोस्ट इन अकबर्स कोर्ट। ठीक है, तो मतलब वो जो रूलर था मालवा का, उसको मारा नहीं, बाद में उसको अकबर के कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। फिर गोंडवाना विच हैपेंड इन 1564 CE, तो इसको भी कॉन्कर किया और लेटर यहाँ का जो लोकल रूलर था उसको यहाँ की अथॉरिटी दे दी। उसके बाद आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में 1572 में इन्होंने लड़ाई की, थ्राइविंग द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, राइट। तो मतलब वो जो समय था ना, वहाँ पर गुजरात बहुत ही रिच था, मतलब वहाँ पर बहुत ही फल फूल रहा था ट्रेड और एग्रीकल्चर। तो अगर उसको उस एरिया को ले लेता तो उससे काफ़ी मुग़ल डोमिनेंस काफ़ी बढ़ जाती ना, स्पेशली वेस्ट में। तो ऐसा ही 1572 में अकबर ने किया, गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे मुग़ल एम्पायर की डोमिनेंस वेस्ट में सिक्योर हो गई। उसके बाद बंगाल फ्रॉम 1574 टू 76 CE। तो इस समय पर क्या हुआ कि ये जो बंगाल था, जैसे अभी आप क्लास 8 में जाओगे तो बंगाल के बारे में पढ़ोगे, तो बंगाल का जो एरिया था ना, इट वाज वेरी रिच, बहुत ही फर्टाइल सॉइल और बहुत ही रिच
प्रोविंस हुआ करती थी ये। तो इसका जो रिचनेस और ये जो फर्टाइल प्रोविंस होने की वजह से जैसे ही ये मुगल्स के अंडर आया, 2 साल का कैंपेन चला और ये भी एनेक्चर कर लिया मुगल्स ने, और इसके बाद मुगल्स बहुत ज़्यादा रिच हो गए। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत्स। अब अकबर ने रियलाइज़ किया कि दिल्ली और आगरा जो है वो अनसेफ हो गए हैं बिना, मतलब अगर राजपूत मुगल्स के साथ नहीं आते हैं तो दिल्ली और आगरा बहुत ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि राजपूत बहुत ब्रेव थे, राजपूत बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उनका मुगल्स के साथ होना मुगल्स की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब लड़ाई तलवार से नहीं लड़ेंगे, अब लड़ाई लड़ेंगे, अब जीतेंगे, अब सिक्योर करेंगे अपनी पोजीशन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो उन्होंने जितने भी राजपूत रूलर्स थे उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया एंड सॉ द फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट ऑफ राजपूत which was vital for strengthening the मुगल एम्पायर। तो बेसिकली उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने डिप्लोमेसी की, राइट। तो वो डिप्लोमेटिक हो गए, चाहते तो यही थे ना कि हमारा थ्रोन सेफ रहे, लेकिन लड़ाई करके नहीं, क्योंकि वहाँ वो भी ब्रेव थे और एकदम जोश वाले थे, ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। तो राजपूत के साथ ना उन्होंने अलायंस शुरू की। तो बेसिकली यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू हो गई थी। तो अकबर एंटर्ड इनटू द मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत रूलर्स, और उन्होंने सबसे पहले ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा ऑफ जयपुर अमेर, और उसके बाद ही प्लान द मैरिज विद द डॉटर ऑफ उदय सिंह हु वॉज द राणा ऑफ मेवाड़। लेकिन ये जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी ना, ये काफ़ी सारे राजपूत्स के साथ तो चली, लेकिन कुछ राजपूत्स जो थे उन्होंने मुगल्स के आगे झुकने से मना कर दिया, जैसे कि देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट विद राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह ही वॉज द राणा ऑफ मेवाड़ एंड ही वॉज द हेड ऑफ द राजपूत क्लैन। अब क्या था, उन्होंने बोला कि हम इस मैट्रिमोनियल अलायंस को, इस प्रपोज़ल को हम रिजेक्ट करते हैं। नाउ अकबर ने क्या किया, क्योंकि वो जो अलायंस थी, जो दोस्ती का या जो डिप्लोमेसी का हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया था, वो तो ख़त्म हो गया था। तो अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने मार्च शुरू कर दिया चित्तौड़ पर, चित्तौड़ विच वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़, राइट। तो उदय सिंह वहाँ से भाग गए, लेकिन उनको, अब जितने भी राजपूत थे उनको लीड किया जयमल ने। मुग़ल आर्मी जो थी उन्होंने चित्तौड़ को बेसिकली 4 महीने तक पूरा सीज़ करके रखा, पूरा रोक के रखा। जितने भी राजपूत थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन जयमल की डेथ के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरा रेजिस्टेंस था राजपूत्स का टुवर्ड्स द मुगल्स, जयमल की डेथ के बाद वो कोलैप्स हो गया। फिर राजपूत विमेन ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब होता है कि वो आग में कूद गई ताकि वो मुगल्स के हाथ ना लग सके, राइट। तो उन्होंने जौहर कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ चित्तौड़ तहसीज़। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चित्तौड़ मार्क्ड, तो बेसिकली जब इन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया, सो दिस मार्क्ड द मेजर मुग़ल विक्ट्री। तो यहाँ पर मेजर मुग़ल विक्ट्री देखी गई जब उन्होंने राजपूत की टेरिटरी चित्तौड़ को कैप्चर किया, और उसके बाद रणथंभौर भी उनके हाथों गिर गया। देन 1570 CE में राजपूत प्रिंस जो थे हैड एक्सेप्टेड अकबर एज ओवरलॉर्ड्स। तो उसके बाद राजपूत उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, और अब उन्होंने अकबर को ओवरलॉर्ड, मतलब उसको ही एक पूरा एक, मतलब होता है ना कि सबसे पावरफुल और माई बाप ऑफ एवरीबडी, वो मान लिया। देन द राइज ऑफ राणा प्रताप सिंह, लेकिन अभी भी ना वो चिंगारी थी। तो यहाँ पर देर वॉज द राइज ऑफ राणा प्रताप सिंह। सो द राजपूत्स ऑफ मेवाड़ स्टिल रेजिस्टेड द मुगल कंट्रोल। उन्होंने रैलीज की अराउंड द राणा प्रताप सिंह, द सन ऑफ उदय सिंह, एंड उदय सिंह ने ही फाउंडेड उदयपुर। तो
मतलब मरने से पहले उन्होंने उदयपुर बनाया एज द न्यू कैपिटल, क्योंकि चित्तौड़, मेवाड़ की पहले कैपिटल थी चित्तौड़ जो मुगल्स के कंट्रोल में जा चुकी थी, और अब राणा प्रताप सिंह ने एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम दिया उदयपुर। तो पता है ना कहाँ पर है उदयपुर। नाउ द राणा प्रताप बिकेम द सिंबल ऑफ राजपूत प्राइड एंड इंडिपेंडेंस। तो अभी भी कुछ राजपूत जो थे वो मुगल्स के अंडर झुकने को तैयार नहीं थे। Now then happened a battle, the Battle of Haldi Ghati in 1576 CE। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे फॉट बिटवीन द राणा प्रताप सिंह एंड द मुगल। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी ये राणा प्रताप सिंह और मुगल्स के बीच में हुई थी। मुगल फोर्सेस वर लेड बाय राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर, द राजपूत एलाय ऑफ अकबर। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब राजपूत जो थे ना दे वर आउट नंबर्ड एंड दे वर डिफीटेड। मतलब अगर हम देखें तो उनका नंबर भी कम था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ब्रेवरी दिखाई और बहुत ही शान से अपनी, मतलब वो होता है ना कि अंतिम सांस तक वो लड़े अगेंस्ट द अकबर, लेकिन वो लास्ट में हार गए। सो जो राणा प्रताप थे ही रिट्रीटेड टू द माउंटेन फोर्ट्रेसेस एंड कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में भी वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। देन द लेगेसी ऑफ राणा प्रताप। अब डिस्पाइट डिफीट राणा प्रताप सिंह नेवर सरेंडर्ड, ही रिकवर्ड सम टेरिटरीज, लेकिन वो चित्तौड़ को रिकवर नहीं कर पाए। एंड ही इज़ रिमेंबर्ड इन राजस्थान फॉर हिज ब्रेवरी, फॉर हिज करेज एंड ऑल्सो फॉर द हीरोइक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। तो वैसे बार बार डिफीट मिल रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, राइट। तो इस चीज़ से क्या हमें कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि हम हारेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन हमारा काम है कोशिश करते रहना, जो यहाँ पर राणा प्रताप सिंह जी ने की थी और वो हार नहीं माने। अब आते हैं हम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट विच हैपेंड बिटवीन 1585 टू 1595 CE। अब यहाँ पर क्या था कि वेस्ट में वो काफ़ी चीज़ें कॉन्कर कर चुके थे, तो अब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए जहाँ पर उन्होंने कश्मीर, कांधार, लोअर सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो अब उनको क्या था कि पूरे इंडिया पर राज करना है, तो वेस्ट के बाद अब वो नॉर्थ वेस्ट में चले गए। तो बेसिकली ये ऊपर ऊपर वाले रीजन्स में चले गए एंड दे सिक्योर्ड द मुगल रूल इन द फ्रंटियर रीजन्स। इसके बाद आया डेक्कन कैंपेन। अब वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को कॉन्कर करने के बाद अब वो चले साउथ की तरफ और ये भी इसी समय पर हुआ था। अब आफ्टर कंसोलिडेटिंग नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया, अब वो साउथ की तरफ मूव करना शुरू किए एंड 1601 CE में अब आते हैं डेक्कन कैंपेन में। तो अब ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुके थे, कंसोलिडेट कर चुके थे। अब ये बढ़ते हैं साउथ की तरफ। साउथ में बेरार, कंधेश और कुछ पार्ट्स ऑफ अहमदनगर को अभी कैप्चर करते हैं, एनेक्चर करते हैं। एंड दिस मार्क द मुगल एंट्री इनटू द डेक्कन पॉलिटिक्स। और अब क्या था, अब मुगल एम्पायर, ये जो अकबर का एम्पायर था, ये इन 40 इयर्स में ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। मतलब वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ में गोदावरी रिवर। सो दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर था। अब हम बात करने वाले हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर सिर्फ एक महान कॉन्करर ही नहीं थे बल्कि वो एक महान एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जी हाँ, सो ही वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, वो जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, एक ऐसा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके जाने के भी कई सालों बाद तक चला। एंड द एम्पायर वॉज यूनाइटेड अंडर दिस स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। एक पूरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पर एम्परर सबसे पावरफुल था
और जो फाइनल अथॉरिटी थी मिलिट्री में, पॉलिटिकल में और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मैटर्स में, वो एम्परर की हुआ करती थी। और जो बात एम्परर ने बोल दी वही चीज़ लॉ बन जाती थी। अब नाउ द पावर ऑफ एम्परर, मतलब क्या क्या पावर्स थी। अब जैसे मिलिट्री की बात करें तो वो कमांडर इन चीफ थे आर्म्ड फोर्सेस के। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो सारे ही फाइनल डिसीजंस उनके पास थे। और जुडिशरी की बात करें तो वो सुप्रीम जज माने जाते थे जस्टिस के लिए। तो वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे, किसी को भी प्रमोट कर सकते थे, या फिर किसी भी ऑफिशियल को वो डिसमिस भी कर सकते थे। देन वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी थे पूरे के पूरे एम्पायर में। तो एम्पायर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा एम्पायर था। मतलब नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था। तो उसको कंसोलिडेट, मतलब उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना और उसको एक साथ चलाने के लिए, एक ही सिस्टम के अंडर चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। नाउ ही हैड सम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्टेड द एम्परर। कौन कौन थे? जैसे वज़ीर और दीवान थे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। मीर बख्शी जो मिलिट्री हुआ करते थे और वो मनसबदार की पेमेंट भी किया करते थे, सैलरीज दिया करते थे। Then chief सरदार और काजी, he was the chief judge. Then मीर समन, he was the supervisor of the royal household. Then वकील और the prime minister, इनको सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड की तरह बिठाया गया था और इनकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड कर दी गई थी। अब बात करते हैं अकबर एज द फादर ऑफ पीपल। तो अकबर जो थे ना, वो रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग्स करते थे। जैसे वो दीवाने खास, एक प्राइवेट हॉल हुआ करता था जहाँ पर वो अपने खास सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग किया करते थे। और वो कॉमन लोगों को दीवाने आम में, आम लोग, आम जनता को दीवाने आम में मिला करते थे। दैट वॉज द पब्लिक हॉल एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द फादर एंड द गार्डियन। तो वो मानते थे कि जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनकी प्रजा है, प्रजा के लिए वो फादर भी हैं और उनके गार्डियन भी हैं। देन ही हर्ड द पिटिशंस, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना और साथ ही साथ जस्टिस देना, कई बार ऑन द स्पॉट भी वो जस्टिस दे दिया करते थे। देन कम्स द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर एक बड़ी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे कुछ कुछ प्रोविंसेस, जैसे हम इनको अगर आज के टाइम में बोलें तो स्टेट्स बुला सकते हैं, तो स्टेट्स हुआ करती थी। सो देयर वाज द डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। सो अकबर का एम्पायर जो था उसमें 15 प्रोविंसेस थी जिन्हें सूबा भी बुलाया जाता था। हर प्रोविंस को एक सूबेदार यानी कि एक गवर्नर हेड करता था और सूबेदार कंट्रोल करता था वहाँ की मिलिट्री और सिविल अफेयर्स को। दीवान मेंटेन करता था लैंड के रिकॉर्ड्स को और ये पूरा का पूरे सिस्टम में चेक्स और बैलेंसेस थे ताकि दीवान और सूबेदार मॉनिटर हों आपस में भी और उनके ऊपर एक नज़र रखी जाए, कोई करप्ट नहीं होना चाहिए। देन कमिंग ऑन टू द सब प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस वर सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के नीचे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स, तो एग्जैक्टली यहाँ भी प्रोविंसेस को सब डिवाइड किया गया था इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और द सरकार्स। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी दे वर सब डिवाइडेड इनटू द परांगन्स। Each level was managed by the government official and reporting upwards. अब हर एक जो पूरा सिस्टम था ना कि अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाले प्रोविंस को मतलब आंसरेबल होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे। तो इस तरह ने एक पूरा सिस्टम बनाया गया था, पूरे लेवल्स पर गवर्नमेंट को मैनेज किया जा रहा था। विलेजेस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी और ये भी यहाँ पर भी विलेज पंचायत हुआ करती थी ताकि विलेजेस जो हैं वो भी इफ़ेक्टिवली चले। देन हिरार्कियल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा था। सबसे पहले ऊपर हुआ करता था मुग़ल एम्पायर जिसमें एम्परर ही हेड था। देन उसके नीचे प्रोविंसेस जिसमें सूबेदार और दीवान वहाँ का कामकाज संभालते थे। प्रोविंसेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें सरकार्स भी कहा जाता है और प्रोविंसेस को सूबा भी कहा जाता था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट में सरकार थी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखते थे। डिस्ट्रिक्ट के नीचे परांगन्स थे जहाँ पर लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे और इन परांगन्स के नीचे विलेजेस थी जहाँ पर विलेज पंचायत हुआ करती थी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा ही था। सो इट वाज सबसे पहले एम्परर, देन प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट्स, परांगन्स और विलेजेस। सो EPDPV, राइट, EPDPV।
ओके, ऑल राइट। देन कमिंग ऑन टू द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने सिस्टम बनाया था, जहाँ पे इन्होंने मनसब यानी कि उन्होंने रैंक्स और ऑफिसेस दिए थे ऑफिशियल्स को, और जो मनसबदार थे वो कोई ना कोई रैंक होल्ड करते थे। तो जितने भी बेसिक सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अकबर के अंडर आती थी, एंड एम्परर मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एम्परर बनाए रखता था। इट वाज असेंशियली अ मिलिट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मनसबदारी सिस्टम था, ये मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में और मिलिट्री को एफिशिएंट बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मिलिट्री के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया था। देन कमिंग ऑन टू द रैंक्स एंड अपॉइंटमेंट्स। अब जो भी ऑफिशियल को सर्विस में लाना है या सर्विस से निकालना है या कौन सा रैंक देना है ना, वो सब कुछ एम्परर ही करता था। रैंक वॉज डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब, और ये रेंज होती थी लोअर ऑफिसर्स से हाईएस्ट तक। तो जैसे जो लोअर ऑफिसर्स होते थे उनके पास 10 घुड़सवार हुआ करते थे, वहीं पर जो हाईएस्ट हुआ करते थे उनके पास 7,000 तक घुड़सवार हुआ करते थे। कमिंग ऑन टू द हायर मनसब्स, सो ऑफन रिजर्व्ड फॉर द रॉयल फैमिलीज़। तो ये जो हाईएस्ट वाली पोजीशंस थी ना, ये यूजुअली रॉयल फैमिलीज़ के लिए ही बचा के रखी जाती थी, और मनसबदार्स वर अपॉइंटेड, प्रमोटेड एंड डिसमिस्ड बाय एम्परर ओनली। मतलब मिलिट्री का जितना भी छोटी से छोटी चीज़ थी, रैंक देना, रैंक से हटा देना या उनको प्रमोट कर देना, ये सब कुछ एम्परर ही करता था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सैलरी और जागीर्स की। तो कुछ ऐसा था कि मनसबदार्स को ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती थी और वो डिपेंड करता था उनके रैंक पर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इट वॉज पेड इन जागीर्स। मतलब पहले क्या होता था, पहले कैश दिया जाता था, लेकिन बाद में ना ये जागीर वाला सिस्टम शुरू हो गया। मतलब ये लैंड असाइनमेंट वाला सिस्टम शुरू हो गया। तो उनको एक जागीर असाइन कर दी जाती थी, वहाँ का वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उस कलेक्टेड रेवेन्यू का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हिस्सा उन मनसबदार्स को मिलता था, जिससे उनकी सैलरी और उनके ट्रूप्स की सैलरी निकल जाती थी। देन ये मनसब्स की जो पोजीशन थी, ये हेरिडिटी नहीं थी। ये अगर कोई मर जाए, कोई मनसब की डेथ हो जाए, तो अब ये पोजीशन उसके बेटे को नहीं मिलेगी। ये पूरा का पूरा जागीर किंग के पास वापस जाएगा। किंग इस जागीर को नए तरह से उसकी अलॉटमेंट करेगा, और फिर इस तरह मनसब्स के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं थी। बात करते हैं रिफॉर्म्स की इन द सिस्टम। तो यहाँ पर अकबर ने ब्रांडिंग शुरू की हॉर्सेस की, ताकि किसी भी तरह से कोई करप्शन ना हो। दूसरा, जितने भी सोल्जर्स थे उनका एक डिस्क्रिप्टिव रोल बनाना शुरू किया, और इससे ट्रूप्स की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखी गई, और साथ ही साथ हॉर्सेस की, और उनका एक्यूरेट काउंट भी रखा गया। देन कमिंग ऑन टू, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी बनाई। मतलब एक ऐसी आर्मी जो हमेशा जंग के लिए तैयार रहती हो, ऐसी आर्मी बनाई। फिर बात करते हैं अकबर की मिलिट्री स्ट्रेंथ की। तो अकबर की मिलिट्री स्ट्रेंथ में कैवलरी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच थी उसकी मिलिट्री की, जो विच वॉज सप्लाइड बाय द मनसबदार्स। अब यहाँ पर जो एम्परर्स थे ना, दे वर डायरेक्टली रिक्रूटेड हु वर लॉयल एंड ट्रस्टेड। तो एम्परर जो भी रिक्रूटमेंट होती थी वो खुद करता था, और साथ ही साथ उनको करता था जो लॉयल और ट्रस्टेड लोग होते थे। अब क्या कौन कौन होते थे यहाँ पर इनके रॉयल बॉडीगार्ड्स होते थे, जो उनका पैलेस होता था उसके गार्ड्स होते थे, देन वॉर एलिफेंट्स होते थे, और साथ ही साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिलरी भी थी इनके पास। आगे बात करते हैं इनके रेवेन्यू सिस्टम की। तो देखो, इनका रेवेन्यू सिस्टम ना किससे अडॉप्टेड था। तो आपको शेरशाह याद है, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। 5 साल का रेन था, 1540 से 1545 तक, लेकिन 5 साल में ना वो अपनी छाप छोड़ गए, जिसमें शेरशाह ने एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम बनाया जिससे कंट्री स्ट्रॉन्ग हुई। तो यहाँ पर क्योंकि लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो इन्होंने भी शेरशाह के सिस्टम को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ उसको उनके फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल जी ने उसको और इम्प्रूव कर दिया, मतलब इम्प्रूव्ड वर्जन बना दिया। अब क्या था कि इसे बुलाया जाता था टोडरमल का बंदोबस्त। ठीक है, तो लैंड का सर्वे होता था बैम्बू स्टिक से, लैंड को प्रॉपर्ली मेजर किया जाता था, उसकी पूरी डिटेल रखी जाती थी। फिर ये पता लगाया जाता था कि लैंड जो है
वो रेगुलरली कल्टीवेट हो रही है या फिर ओकेजनली हो रही है, बैरन लैंड है या फिर अनकल्टीवेटेड लैंड है, राइट। अब यील्ड कैसी है, अच्छी है, मीडियम सी है या बैड है, उसके बेसिस पर यहाँ पर टैक्स फिक्स किया जाता था। बात समझ गए। अब क्या था, अब जितना भी ये रेवेन्यू था ना, ये एक बार लैंड मेजर हुई उसके और वो टैक्स फिक्स हो गया, उसके अगले 10 साल तक सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स हो जाता था। अब ये इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मतलब कि अगर कोई ड्रॉट आ गया या फ्लड्स आ गए, फसल ख़राब हो गई तो भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ये काफ़ी वो बोलते हैं ना कि जो ये थे अपने किंग थे, एम्परर थे, वो काफ़ी काइंड थे लोगों के लिए, तो इसलिए वो उनको उनका जो रेवेन्यू था, टैक्स जो टैक्स था उसको माफ़ कर देते थे। देन कमिंग ऑन टू कितना वो टैक्स लेते थे, इट वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, वो किंग का शेयर होता था। और या तो वो पैसे देते थे, ठीक है, आइदर इट वाज पेड इन कैश और इट वाज पेड इन काइंड, लेकिन कैश को प्रेफर किया जाता था। अब बात करते हैं पीजेंट्स के वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। तो रेवेन्यू मिनिस्टर्स होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, मतलब मिनिस्टर के नीचे टोडरमल जी के बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे। ये ऑफिसर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन इनको ये बताया गया था कि पीजेंट्स के साथ अच्छे से बात करनी है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी तरह सीड्स के लिए, केटल के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए अगर पीजेंट्स को ज़रूरत है पैसों की या लोन की, तो वो लोन भी दिया जाता था और फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में उनसे वापस लिया जाता था। अगर किसी तरह का क्रॉप फेलियर हो जाए तो पूरा का पूरा जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड और अदर रेवेन्यूज़ की। तो अब ऐसा था कि लैंड रेवेन्यू तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा सोर्स था इनकम का, उसके सिवा ट्रेड भी था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लैंड ये वाला जो रेवेन्यू सिस्टम था वो थोड़ा कम था। तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही फ्लरिश कर रहे थे। ये जो एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी इंडिया से, कौन कौन सी थी? सो दे वर टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो एंड सॉल्टपेटर, राइट। अब ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन थे? वो ये थे चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप। और यहाँ पर पोर्चुगीज़ ने ना वेस्ट कोस्ट के ऊपर एक ट्रेड सेंटर बना कर रखा था, और अकबर ने यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन जिसे मोहर बुलाया गया वो इंट्रोड्यूस किया, जिसका एक स्टैंडर्ड वेट हुआ करता था, और गोल्ड के साथ साथ बाद में सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी इशू किए गए। तो इससे ट्रेड जो था ना वो बड़ा ही एफिशिएंट हो गया। एम क्या था कि ही वांटेड टू यूनाइट द डाइवर्स रेसेस एंड रिलीजन्स इन इंडिया इनटू वन नेशन। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इस्लामिक मुगल स्टेट की इनटू सिक्योर स्टेट, तो इन्होंने एक इस्लामिक मुगल स्टेट को एक सिक्योर स्टेट में बदल दिया था, सॉरी नॉट सिक्योर बट सेकुलर स्टेट में, जहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, सबको रिलैक्सेशन थी सो एवरीबडी हैड दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और हर धर्म को एक नज़र से देखा जाता था। नाउ द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ही इंट्रोड्यूस्ड एंड ही वन द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ हिंदूज, स्पेशली द राजपूत्स, राइट। अब की रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने जिक्सा टैक्स को हटा दिया था। तो बेसिकली ये नॉन मुस्लिम्स पे, स्पेशली हिंदूज़ पे ये टैक्स लगाया जाता था। तो और साथ ही साथ पिलग्रिम टैक्स भी लगाया जाता। जिक्सा टैक्स था कि अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए इस मुस्लिम राज्य में तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, हिंदूज़ को या फिर नॉन मुस्लिम्स को। और पिलग्रिम टैक्स था कि अगर आप अपने तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही टैक्सेस अकबर ने ख़त्म कर दिए। एंड ही अलाउड हिंदूज़ टू बिल्ड टेम्पल्स, ऑल्सो टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स होली एंड दिवाली एंड वर्शिप फ्रीली। आगे बात करते हैं द पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी। अकबर हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द हिंदू फेस्टिवल जैसे कि होली और दिवाली, एंड ही ऑल्सो मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस एंड अलाउड देम टू लाइक द फ्रीडम ऑफ देयर रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। उसके बाद जो हिंदू नोबल्स थे उनको अपने ही कोर्ट में हाई पोस्ट्स उन्होंने दी। ही गेव हाई पोस्ट टू टैलेंटेड हिंदू पीपल, जैसे कि टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, बीरबल को एक ट्रस्टेड एडवाइज़र और कंपेनियन बनाया, और राजा भगवान दास को भी एक नोबल बनाया। सो ही शोड द ट्रस्ट इन द एबिलिटी नॉट इन द रिलीजन। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लैंड ग्रांट्स और इक्वालिटी की।
Now coming on to the land grants and equality, so he granted land to the people of all the religions. ठीक है, he promoted equality and harmony in administration and he laid a foundation of his principle Sulh-e-Kul, which means the universal peace. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इबादत खाना खोला, यानी कि a hall of prayer which was built in 1575 CE at फतेहपुर सीकरी. ये एक हॉल था फॉर रिलीजियस डिस्कशन, जहाँ पर मुस्लिम क्लेरिक्स, देन हिंदू और सिख के स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट, जैन मॉन्क्स, पारसी प्रीस्ट एंड कृष्ण मिशनरीज़ को इनवाइट किया जाता था और सब अपने प्रिंसिपल्स, अपने धर्म के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स को डिस्कस किया करते थे. अब क्या था, इन्होंने डिक्लेयर किया महजार डिक्लेरेशन इन 1579 CE. महजार वॉज इशूड बाय अकबर, इट वॉज अ डिक्लेरेशन. तो ये कोई नया रिलीजन नहीं था, बल्कि इट वॉज जस्ट अ डिक्लेरेशन. इट गेव हिम पावर टू डिसाइड बिटवीन different interpretations of the Islamic law. इससे this reduced the influence of Ilmas, who were the Muslim scholars, and Akbar became supreme and the final religious authority. So it was done for himself. Then principle of Sulh-e-Kul. तो ये जो सही-कुल था, इट वॉज यूनिवर्सल पीस या फिर पीस फॉर ऑल. इसका बिलीफ था कि हर एक रिलीजन में द बिलीफ वॉज द ट्रुथ इन एवरी रिलीजन एंड इट प्रोमोटेड यूनिटी, अप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस अमंग द फेथ्स. तो जितने भी अलग अलग फेथ वाले लोग हैं, सबके बीच में यूनिटी को, टॉलरेंस को और अप्रिसिएशन को प्रमोट करना. अब बात करते हैं दीन-ए इलाही. इट वॉज अकबर्स रिलीजन. इट हैपेंड लाइक इट वॉज पास्ड इन 1582 CE. तो ये अकबर फाउंडेड दिस इन 1582 CE एंड द न्यू रिलीजियस ऑर्डर, जिसे बुलाया गया दीन-ए इलाही, विच मीन्स द डिवाइन फेथ. इट वॉज कम्बाइंड बेस्ट आइडियाज़ ऑफ द मेजर रिलीजन्स. तो आपको याद है ना, इन्होंने एक पूरा एक इबादत खाना बनाया जहाँ पर सब आते थे और अपनी अपनी जो भी स्कॉलर्स थे अलग अलग रिलीजन्स के, वो आके अपने फेथ के बारे में, अपने रिलीजन से रिलेटेड बातें करते थे. तो वहीं से कलेक्ट करके बेस्ट आइडियाज़ को लेके उन्होंने ये बनाया. दिस प्रमोटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब इसका एम था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना. लेकिन उन्होंने ना कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया. लाइक पीपल, इसके फीचर्स क्या थे, दैट पीपल शुड बिलीव इन वन गॉड. एम्परर इज सीन एज द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ, कि भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पे वो है एम्परर. कोई सेक्रेड बुक्स नहीं, कोई प्रीस्टली क्लासेस नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, ना ही कोई प्लेस ऑफ वर्शिप. इट वॉज मोर अ मॉरल कंडक्ट दैन अ रिलीजन. तो मतलब ये लिविंग अ वे ऑफ लाइफ था, एक मॉरल कंडक्ट था, कोई रिलीजन नहीं था. मतलब ज़्यादा किया रिलीजन के नाम पर था, लेकिन ये लोगों को ना एक जीने की एक नई डायरेक्शन दिखा रहा था. नाउ द एक्सेप्टेंस एंड डिक्लाइन. तो पहली बात कि इन्होंने किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट करने को बोला ही नहीं. दूसरी चीज़, इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी लिमिटेड थी और जनरली ये कोर्ट के अंदर ही सिमट कर रह गया था, जिसमें से राजा मानसिंह, राजा भगवान दास ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इसको फॉलो नहीं करेंगे. दूसरे ओनली हिंदू नोबल बीरबल ही एक्सेप्टेड दिस. सिर्फ उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया एंड जैसे ही अकबर की डेथ हुई वैसे ही ये पूरा का पूरा अकबर का रिलीजन भी डिक्लाइन हो गया. अब बात करते हैं राजपूत पॉलिसीज़ के बारे में. तो सबसे पहले राजपूत की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. तो अकबर जो थे ना, वो राजपूत की पेट्रियाटिज़म और उनकी शिवल्री को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे. ही रियलाइज्ड कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उन्हें इतना बड़ा एम्पायर है और उसको स्टेबल रखना है, तो उन्हें ज़रूरत है राजपूत की. तो व्हाट स्टेप्स डिड ही टुक इन द राजपूत पॉलिसी. तो ही ट्रीटेड राजपूत्स विद ऑनर, इक्वालिटी एंड द रिस्पेक्ट. और उन्होंने अपने टाइज को स्ट्रेंथन किया मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से, जैसे हमने बात की. तो ही मैरिड द डॉटर ऑफ अम्बेर, द मदर ऑफ जहांगीर, एंड मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेसेस टू. प्रिंस सलीम, लेटर जहांगीर, मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास. राइट. तो ये मैरिज अलाइंसेस ऐसे ही बढ़ती गई.
अब इसके बाद जो राजपूत के एडमिनिस्ट्रेटिव थे, दे वन लॉयल्टी बाय अपॉइंटिंग राजपूत इन द हाई पोस्ट। तो उन्होंने राजपूत की लॉयल्टी को कैसे जीता था, जब उन्होंने अपने कोर्ट में बड़ी बड़ी पोजीशंस राजपूत को दे दी थी। राजा मान सिंह को मिलिट्री कमांडर और वायसराय बनाया गया, एक बहुत ही बड़ी प्रोविंस का। दूसरा, राजपूत एंजॉयड द ट्रस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मुगल कोर्ट। देन कमिंग ऑन टू द टॉलरेंस एंड द कंसेशन, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि जिक्सा टैक्स और पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, जिससे हिंदूज को, स्पेशली राजपूत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। देन राजपूत रूलर्स अलाउड टू रिटेन देयर किंगडम्स आफ्टर डिफीट। तो अगर कोई राजपूत किंगडम इनके अंडर आ भी जाता, मतलब हार भी जाता था इनके साथ लड़ाई में, तो भी उनको अपना किंगडम रखने की आज़ादी दे दी जाती थी। दे रिकग्नाइज्ड अकबर एज ओवरलॉर्ड। बस ये है कि मेन जो पावर है ना वो अकबर को ही माने, बस इतनी सी बात थी, बाकी वो अपना अपना किंगडम खुद चलाते थे। एंड दे यूज्ड टू पे अ रेगुलर ट्रिब्यूट, और उनको हर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट देना पड़ता था अकबर को, बस इतनी सी कंडीशन थी। देन कमिंग ऑन टू द आउटकम ऑफ द राजपूत पॉलिसी, तो राजपूत की जो पॉलिसी थी ना, इसने लॉयल्टी, सपोर्ट और कोऑपरेशन अर्न की मतलब अकबर ने राजपूत की लॉयल्टी, सपोर्ट और कोऑपरेशन अर्न की। देन इट बिकेम अ बैकबोन ऑफ मुगल एम्पायर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि अकबर को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर उसको इतना बड़ा एम्पायर चलाना है, उसको स्टेबल रखना है, तो उसको राजपूत की ज़रूरत है। देन वन ऑफ द अकबर्स ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अचीवमेंट्स, तो इसको राजपूत के साथ एक हार्मनी में रहना, उनको अच्छी पोस्ट देना और उनको अच्छी पोस्ट पे बिठाना अपने कोर्ट में, ये उनकी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अब बात करते हैं सोशल और कल्चरल अचीवमेंट्स को। तो ही अबॉलिश्ड क्रूअल प्रैक्टिसेस, उन्होंने सती प्रैक्टिस, जिसे वॉलंट्री केसेस बुलाया जाता था विद विडोज कंसेंट, ठीक है, तो सती को उन्होंने अबॉलिश किया। लीगलाइज विडो की रीमैरिज एंड डिस्करेज्ड चाइल्ड मैरिज, तो उन्होंने मिनिमम एज को 14 ईयर्स कर दिया गर्ल्स में, और बॉयज़ के लिए 16 ईयर्स कर दिया। एंड द कंसेंट ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम वॉज नेसेसरी फॉर द मैरिज अलायंस, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ की थी। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया थ्रू एजुकेशन, एंड द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स टू द सेकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि सिर्फ अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने हैं, बल्कि मैथ्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक, हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, इन सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया, मतलब एजुकेशन में इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का फोकस टर्न किया। देन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे संस्कृत वर्क्स थे, जैसे वेदा, महाभारत, भगवद गीता थे, उनको ट्रांसलेट किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया, अरबिक और ग्रीक वर्क्स को ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन। देन कमिंग ऑन टू लिटरेचर एंड द लैंग्वेज, तो जो पर्शियन था, इट वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज, एंड पर्शियन वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज एंड पेट्रोनाइज्ड बाय द मुगल्स। नाउ फैजी जो थे, ही वॉज द पोइट लॉरेट एंड ही वॉज द ग्रेट पर्शियन पोइट। वहीं पर अबू फजल जो थे वो कोर्ट हिस्टोरियन थे और उन्होंने अकबरनामा लिखा था। तो ये बात वैसे तो हम ऑलरेडी पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको याद रखनी है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और फैजी कौन थे? ये एक पर्शियन पोइट थे जो इनके कोर्ट में ही थे, जो इनके नवरत्न में आते थे। हिंदी ऑल्सो एनकरेज, सो बीरबल हिंदी कविराज। Then Tulsidas wrote Ramacharitra-Manas, the greatest Hindi author of that time. So he was the greatest Hindi author at that time. And now coming on to Akbar's love for knowledge. तो अकबर ना वैसे तो इलिटरेट थे, लेकिन अकबर हैड अ पैशन फॉर बुक्स। तो उनकी लाइब्रेरी में 24,000 से भी ज़्यादा बुक्स थी, स्पेशली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बाय द कैलीग्राफिस्ट्स। तो बेसिकली उनमें ना इलस्ट्रेशंस ज़्यादा थी, लिखा हुआ नहीं बल्कि इलस्ट्रेशंस थी उनमें। एंड द पेंटिंग्स and the printing not known
एवरीथिंग वॉज हैंड रिटन। तो प्रिंटिंग नहीं होती थी, जो भी था वो सब कुछ हैंड रिटन ही हुआ करता था। अब पेंटिंग्स जो थी इनकी, तो मेजर मुगल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्ट, तो इंडियन आर्ट में यहाँ इस समय का जो मेजर मुगल कंट्रीब्यूशन था वो था पेंटिंग्स का। एंड द पेंटर्स वर अटैच टू द लाइब्रेरी, वो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाया करते थे एंड फेमस मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। देन कमिंग ऑन टू द आर्किटेक्चर, तो अगर हम इनके अर्ली स्टाइल आर्किटेक्चर को देखें तो वो पर्शियन उनमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप हुमायूं टूम देखोगे तो उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस है। बाद में ये सारा का सारा इंडियनाइज हो गया जब राजपूत के ट्रेडिशन भी यहाँ पर मिलकर आए, तो बाद में इंडियनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले। जैसे फतेहपुर सीकरी, इट वॉज द अकबर्स न्यू कैपिटल, द ड्रीम इन स्टोन, यहाँ पर दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का पैलेस, देन बुलंद दरवाज़ा है। एंड आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट विद द रेड सैंडस्टोन। द फीचर्स आर स्क्वायर पिलर्स थे, बैल्कनीज एंड स्टोन स्क्रीन्स देखी गई। अब बात करते हैं म्यूज़िक की, तो अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड अकॉर्डिंग टू द अबू फजल 36 टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन इन द कोर्ट, right? So he was a 36 like there were 36 top ranking musicians in his court, and they were divided into 7 groups, each entertained once a week. तो 7 ग्रुप्स में इन 36 को डिवाइड कर दिया गया था और हर कोई एक वीक में एक बार अकबर को एंटरटेन किया करते थे। और सबसे फेमस थे तानसेन और उनके बनाए हुए राग। Especially he was enriched with the Hindustani music by blending Indian and the Persian style. करेक्ट। अब बात करते हैं इनके 9 जेम्स की, यानी कि इनके नव रत्नों की। तो इनके कोर्ट में 9 रत्न थे। नव मतलब 9 and रत्न, राइट? सो द अकबर्स कोर्ट हैड 9 फेमस स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स। सबसे पहले अबू फजल जो एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा, तो ये स्लाइड ना 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फैज़ी जो एक पोइट लॉरिएट थे। बीरबल जो इनके विटी एडवाइज़र थे और एक पोइट भी थे। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह इनके मिलिट्री कमांडर थे। तानसेन म्यूजिशियन थे। अबुल रहीम खान ए खाना, he was the poet and the noble, and Fakir Azauddin, he was saintly figure, and Mullah Do Piazza, he was the advisor. This was all from our today's session. I hope आपको चैप्टर की कहानी समझ आ गई है। तो अब इस कहानी के ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बस याद रखते जाने हैं और पढ़ते जाना है, राइट? तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर कहानी की तरह पढ़ोगे, पहले वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ो, फिर से वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ो, फिर थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाओ, उनको करो और बस आपका चैप्टर रेडी है। लेट मी टेल यू, कुछ भी रटने की ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।